नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि माँ सरस्वती की कृपा से आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज का जो टॉपिक अपना होगा वो टॉपिक हम देखेंगे अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप। इसके पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे वो देखे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना के अध्ययन में भी हम भूकंप का प्रयोग करते हैं, यानी भूकंप के आधार पर हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि भूकंप होता क्या है, कैसे कैसे, क्या इसकी प्रोसेस है, ये किस प्रकार से हमारा एक नेचुरल डिजास्टर, एक प्राकृतिक आपदा है। अभी तक इस पर हमारे साइंटिस्ट का जो पकड़ है वो नहीं हो पाया है और ये हमारे पूरे विश्व को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भूकंप का कारण क्या है, कि क्यों भूकंप आता है, क्या रीजन है उसके बारे में, और वो भूकंप है वो उत्पत्ति जो होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या है वो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा विश्व का भूकंप क्षेत्र है वहां कहां पे भूकंप सबसे ज्यादा क्षेत्र आएगा, और उसके बाद देखेंगे कि भारत का जो भूकंप क्षेत्र है वो कौन कौन सा जोन हमारा है जो भूकंप क्षेत्र में ज्यादा है। तो देखिए, अगर जो देखता हूं कि भूकंप को अगर देखा जाए, ये भू प्लस कंप से बना है। अगर जो इस वर्ड को हम लें, ये बना है भू प्लस कंप, और भू के मतलब होता है भूमि और कंप का मतलब कंपन, यानी कि हमारे पृथ्वी में होने वाले अचानक कंपन। क्या बोल सकते हैं कि पृथ्वी में होने वाले अचानक कंपन, पृथ्वी में होने वाले अचानक कंपन, अचानक कंपन, यानी पृथ्वी में होने वाले अचानक कंपन को हम क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। तो ये तो हो गया आपका डिफिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि भूकंप के कारण क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी कि कॉज ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप के कारण, भूकंप के कारण। तो ये भूकंप का जो कारण है वो मुख्य रूप से दो है। जो हमारा मुख्य कारण है वो दो है। एक हमारा है नेचुरल कॉज, एक हमारा है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, एक हमारा है प्राकृतिक और दूसरा हमारा है कृत्रिम। पहला हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया हमारा कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक। ये जो हमारा है प्राकृतिक है, नेचर के द्वारा प्रदत्त है, और ये हमारा मानव के द्वारा प्रदत्त है। तो मुझे देखना है कि कौन सा जो है वो मानव के द्वारा प्रदत्त कैसे हो रहा है और कौन सा हमारा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो रहा है। तो जो हमारे पास जो पृथ्वी पर जो भूकंप आता है, जो हमारा नेचुरल है वो ज्यादा खतरनाक होता है, समझिए। तो पहला जो हमारा नेचुरल है, पहला जो हमारा हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तनी, प्लेट विवर्तनी। दूसरा जो हमारा है वोल्केनो है, वोल्केनो है। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, उद्गार, ठीक। उसके बाद ये मुख्य रूप से जो हमारा प्राकृतिक में है दो है, एक तो प्लेट टेक्टोनिक है, दूसरा है वोल्केनो। तो प्लेट टेक्टोनिक में क्या देख सकते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो 7 मेजर प्लेटों से बना हुआ है और 20 माइनर प्लेट है। तो ये जो 7 मेजर प्लेट है उसमें से 3 प्रकार का प्लेट है। एक है अभिसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट, और दूसरा है अपसारी प्लेट, इसको बोलते हैं अपसारी, और एक तीसरा है समानांतर प्लेट। क्या है? समानांतर प्लेट। ये 3 प्लेटें हैं, ठीक है ना। एक हो गया डाइवर्जेंट, एक हो गया कन्वर्जेंट, और हो गया पैरेलल, यानी कि अपसारी, अभिसारी और समानांतर। ये जो जितने भी प्लेटें हैं ये 3 प्रकार के मूवमेंट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब एक प्लेट आपस में जो अपसारी है या अभिसारी है या समानांतर है, तो इस प्लेटों के बीच में आपस में एक संतुलन बना हुआ है। तो जब भी संतुलन डिसबैलेंस में होगा तो क्या होगा कि इस प्लेट जो हमारा है
वो पृथ्वी के जो दूसरी परत है, जो मेंटल है, उसमें ये मैग्मा पर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो जब भी इसमें किसी प्रकार का कंपन होगा तो हमारा पृथ्वी क्या होंगे, आपस में जब टकराएंगे तो हमारे पृथ्वी की आंतरिक भागों में एनर्जी जनरेट होता है, और वही जो एनर्जी है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के ट्रांसफर के रूप में वो क्या होता है, एक तरंग के रूप में, एक वेव के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। और वही जो वेव ट्रांसफर होता है वो हमारा उत्पन्न क्या होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, भूकंप हो जाता है। दूसरा जो कारण है ज्वालामुखी, जो दूसरा कारण हमारा है वोल्केनो। वोल्केनो में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो पृथ्वी के नीचे से हमारा क्या होगा, मैग्मा तक मैग्मा निकलेगा। तो जब वो अंतरिक भागों से पूर्ण गति से निकलता है तो उसके कारण हमारे पृथ्वी में क्या होता है, यानी कि हमारे पृथ्वी में कंपन होता है, उससे भी हमारे पृथ्वी पर कंपन होता है। तो हमारे पास देखिए कि जो हमारा भूकंप का जो कारण है, एक तो हो गया प्लेट टेक्टोनिक यानी विवर्तनिक, दूसरा हो गया ज्वालामुखी। देखेंगे कि उसके बाद आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि जहां पे हमारे प्लेटों में, जो हमारा प्लेट है वो दो प्लेटों के बीच में जहां भी फॉल्ट है वहां पे भूकंप सबसे ज्यादा आता है। जैसे कि अगर जो आप देखेंगे प्राकृतिक में, जैसे हाल ही में अभी हमारे क्या था, एनसीआर जो हरियाणा का रोहतक है, वहां पे बहुत ज्यादा भूकंप के झटके आ रहे थे। तो जब वहां पे हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पता लगाया तो वो बताया कि यहाँ पे किसी न किसी प्लेटों का फॉल्ट है। जब तक प्लेटों का फॉल्ट नहीं होगा तब तक कंपन होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारा मुख्य रूप से जो विश्व में सबसे ज्यादा जो भूकंप आता है वो वहीं पे आता है जहां पे दो प्लेटों के बीच में फॉल्ट हो। एक हमारा चाहे तो वो महाद्वीपीय और दूसरा महासागरीय प्लेट हो, या दोनों के दोनों महाद्वीपीय प्लेट हो, या दोनों के दोनों महासागरीय प्लेट हो। जब ये दोनों प्लेटों के बीच में आपस में टकराव होता है और टकराव के बाद उसमें जो फॉल्ट जनरेट होता है उसी से हमारा ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जो हमारे पास भूकंप का क्षेत्र है वो हमारा कौन सा है, हमारा जो क्षेत्र है वो हिमालय का है। क्योंकि जो हिमालय है उसमें ऑलरेडी फॉल्ट बना हुआ है। क्योंकि जो हिमालय है इसमें हमारा हिमालय एक तो हमारा है यूरेशियन प्लेट और दूसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हिमालय की उद्गम ही हुआ है यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, यानी कि दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के कारण। तो यही प्लेट जब आपस में टकराए हैं तो जिससे हमारा हिमालय बना है, तो यहीं पे फॉल्ट है। तो इसी फॉल्ट के कारण जो है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। उसके बाद आप अगर जो देखेंगे जहां भी जो भूकंप आ रहा है, जैसे कि जापान में हमारा विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। तो जापान क्या है कि जापान हमारा ट्राई जंक्शन पर बसा हुआ है। जो जापान है वो एक द्वीपीय कंट्री है यानी आइलैंड है। तो वो क्या है कि वो हमारा ट्राई जंक्शन पर है। उसमें देखेंगे कि एक तो पैसिफिक प्लेट है, दूसरा फिलीपींस प्लेट है और तीसरा चाइनीज प्लेट है। तो इस प्रकार से तीन प्लेटों के जंक्शन पर बैठा हुआ है। तो ये तीनों प्लेट में कहीं ना कहीं आपस में टकराव होते रहता है। यही कारण है कि जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो भूकंप है वो मैक्सिमम जो हमारा आता है जो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन जो पैसिफिक प्लेट है, जो पैसिफिक ओशन का, उसके जो आप देखेंगे जो एरिया है उसमें आता है, जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागरीय पट्टी। यानी प्रशांत महासागरीय जो पट्टी है उसमें सबसे ज्यादा हमारा भूकंप आता है। क्योंकि जितने भी हमारे एक्टिव वोल्केनो, जो जागृत ज्वालामुखी का क्षेत्र है, वो हमारा प्रशांत महासागरीय पेटी में पाया जाता है। चाहे आप दक्षिण अमेरिका से देख लें, दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे जो इंडिस पर्वत है, या उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी है, उसके अलावा उसी के पूरी तरह से देखेंगे यूरेशिया से लेकर एशिया में जैसे हिमालय है या अन्य क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे जो मुर्दार पर्वत का क्षेत्र है या ज्वालामुखी के क्षेत्र है, जहां पे दो प्लेटों के बीच में आपसी टक्कर हुआ है, वहीं जो हमारा है वो भूकंप है। तो आपने क्या देखा कि जो हमारा भूकंप का कारण है दो है, एक तो हमारा प्राकृतिक कारण है और दूसरा हमारा कृत्रिम कारण है। तो मेजर जो हमारे भूकंप आते हैं वो प्राकृतिक कारणों से आते हैं। पहला क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तन बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं वोल्केनो यानी ज्वालामुखी का उद्गार। जो प्लेट टेक्टोनिक आपने देखा कि दो प्लेटों के बीच में आपस में टकराने से हो सकता है या दो प्लेटों के बीच में फॉल्ट जनरेट होने से हमारे भूकंप के
उत्पत्ति होता है, या जहां पे जागृत ज्वालामुखी है, जहां पे हमेशा मैग्मा का उद्गार होते रहता है, तो उस उद्गार के कारण उसके आसपास में कंपन होता है, जिससे हमारा भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ये हमारा दो मेजर है कारण। माइनर में हम देखेंगे जो हमारा कृत्रिम है, जो एंथ्रोपोजेनिक है, यानी मानव के द्वारा निर्मित है, या जो आर्टिफिशियल है, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा जो हमारा कारण है हमारे लार्ज रिजर्वर का निर्माण करना, यानी बड़े जलाशय का निर्माण करना, बड़े जलाशय यानी कि लार्ज रिजर्वर। उसके बाद हमारे क्या है, डीप माइनिंग यानी कि गहरी खनन। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, जैसे कि कोई न्यूक्लियर या अणु परीक्षण, जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये सारे जो हमारे हैं ये हमारे मानव निर्मित है। जैसे कि अगर जो लार्ज रिजर्वर का, मान लीजिए बड़े जलाशय का पृथ्वी पर निर्माण कर दिया जाए, उससे भी हमारे पृथ्वी में डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, इससे भी हमारे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा है, जो हमारा कोयना, जो महाराष्ट्र का जो कोयना प्रोजेक्ट है, कोयना नदी पर बना हुआ, वही कोयना प्रोजेक्ट के कारण महाराष्ट्र के लातूर में जो भूकंप आया था, इसी जलाशय से महाराष्ट्र में जो लातूर में भूकंप आया, उसके कारण हमारे भारत के जो भूकंप क्षेत्र था, भूकंप क्षेत्रों में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि जो हमारा महाराष्ट्र यानी जो प्रायद्वीपीय भारत था, उसे भूकंप जोन 1 में रखा गया था। जो भारत का जो भूकंप जोन थे वो 4 थे, लेकिन इसी भूकंप के आने के कारण हमारे भूकंप जोनों में 5वां भूकंप जोन बनाना पड़ा, क्योंकि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत था वो भूकंप जोन 1 में था, और 1 का मतलब होता है कि वो बहुत ही शांत क्षेत्र। लेकिन जैसे ही कोयना प्रोजेक्ट की हाइट बढ़ाया गया, और हाइट बढ़ाने के बाद जो हमारा उसमें जो लातूर में जो भूकंप आया, उसके बाद हमारा प्रायद्वीपीय भारत यानी जो दक्कन का पठार है, उसको हमने भूकंप जोन 2 में डाल दिया। तो आपने क्या देखा कि बड़े जलाशय से भी हमारे पृथ्वी पर भूकंप की गतियां होती है। उसके बाद देखेंगे डीप माइनिंग। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि नेचर को, मानव ने इस प्रकार से नेचर को शोषण कर रहा है कि वहां पे हमें खनिज की प्राप्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि कोयले निकालने के लिए या अन्य जो हमारा स्टोन्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डीप माइनिंग करते हैं। तो जो डीप माइनिंग करते हैं उसके अंदर में हम ब्लास्ट करते हैं, और एक ब्लास्ट के कारण क्या होता है, हमारा पृथ्वी में कंपन होता है। तो ये हमारे जो डीप माइनिंग हो रहा है, इससे भी हमारे पृथ्वी में कंपन जनरेट होता है, यानी भूकंप की उत्पत्ति होती है। दूसरा आप देखेंगे न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है। जो हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं जैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों में, तो न्यूक्लियर परीक्षण से क्या होता है, हमारे आसपास के पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो जाता है। इससे भी हमारा क्या होता है, हमारा भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो जो मेजर जो हमारा भूकंप की उत्पत्ति है वो हमारा प्राकृतिक, और दूसरा हमारा है कृत्रिम। जो सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो हमारा है प्राकृतिक, क्योंकि भूकंप पर अभी तक के किसी भी प्रकार के पकड़ नहीं हो पाया है। हमारी घटना हो जाने के बाद हम सिर्फ इसको रीड कर पाते हैं, इसको पूर्ण प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे जो है नेचुरल डिजास्टर में, प्राकृतिक आपदाओं में ये सबसे खतरनाक हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति के बाद कैसे कैसे क्या इम्पैक्ट है। तो जहां पे जब दो हमारे कण आपस में टकराएंगे तो वहां से जो एनर्जी जनरेट होता है वो एनर्जी क्या होगा, वो हमारा वेव्स के रूप में यानी तरंग के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होगा। जैसे कि मान लिया कि हमारा पृथ्वी है, अरे पृथ्वी में मान लिया यहां से क्या होगा कि यहाँ पे दो आपस में दो कण टकराएंगे हैं। तो जब ये दो कण आपस में टकराएंगे ये जो होगा वो वेव्स के रूप में इस प्रकार से वो गमन करेगा, और ये गमन कर करके क्या होगा कि हमारे पृथ्वी की जो अर्थ क्रस्ट है उसके ओर गमन करेगा। तो ये जहां से हमारा ये जो तरंग, जहां से हमारा ये एनर्जी जो था, ऊर्जा जो था, वो वेव्स के रूप में जो जनरेट हुआ है, तो जहां से हमारा तरंग की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसको बोलते हैं फोकस या केंद्र। हिंदी में बोलते हैं केंद्र
और इंग्लिश में फोकस, या फिर बोलते हैं हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको फोकस बोला जाता है, हिंदी में केंद्र बोलते हैं, या इंग्लिश में हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। आपने देखा कि जहां से उत्पत्ति हुआ है, ये जो हमारा तरंग है इस प्रकार से zigzag वो गमन कर रही है। तो जो तरंगे सबसे पहले हमारे एकदम फोकस के परपेंडिकुलर में, जो हमारे पृथ्वी के अर्थ पर सबसे पहले पहुंचता है, वो इस बिंदु को बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर, यानी कि अधिकेंद्र। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पे भूकंप आता है तो पेपर में सबसे पहले होगा कि इस भूकंप का अधिकेंद्र जो था वो यहाँ पे था, यानी कि भूकंप का सबसे पहला जो अनुभव किया जाता है इसी अधिकेंद्र पर किया जाता है। इसके बाद इसके जो वेव है आगे की ओर गमन करेंगे। तो ये जो इसके बाद हुआ, ये जो पहला रिपोर्ट करने वाला है इसको बोलते हैं पी वेव्स। क्या बोलते हैं? पी वेव्स, यानी कि प्राथमिक तरंग बोलते हैं इसे, पी वेव, प्राथमिक तरंग। और उसके बाद जो देख रहे हैं ये जो हमारा है इसको बोलते हैं एस वेव। एस वेव क्यों? ये हमारा द्वितीयक है, यानी कि सेकेंडरी तरंग है, सेकेंडरी तरंग है। तो इस प्रकार से देखा कि हमारे जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुआ उसको फोकस यानी केंद्र या हाइपोसेंटर बोलते हैं, और यहां से उत्पन्न होने के बाद जो तरंगे सबसे पहले हमारे अर्थ क्रस्ट पर पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर आकर रिपोर्ट करेगा उस केंद्र को बोलेंगे एपी सेंटर, यानी अधिकेंद्र। यानी कि भूकंप की सबसे पहले जो हमारा झटका महसूस होगा वो अधिकेंद्र पर होगा। उसके बाद दूसरी तरंग आएगा, जो सबसे पहले भूकंप की जो तरंग जो अधिकेंद्र पर आता है उसी को बोलते हैं पी वेव, प्राथमिक तरंग, और जो उसके बाद में पहुंचता है उसको बोलते हैं द्वितीयक तरंग। तो हमारे पास क्या होता है कि जो भूकंप के साथ में जो तरंग की उत्पत्ति होती है वो हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि भूकंप की तरंगे, तो भूकंप के तरंग में आप लिखेंगे भूकंप तरंग। तो भूकंप तरंग हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा जो होता है बोलते हैं बॉडी वेव, एक होता है बॉडी वेव और दूसरा बोलते हैं लैंड वेव। ठीक, यानी इसको बोलते हैं शारीरिक तरंग, शारीरिक तरंग, और इसको हम बोलते हैं सतही तरंग, सतही तरंग। अब ये हो गया हमारा दो। कौन कौन सा आपने देखा? एक आपने देखा बॉडी वेव्स और दूसरा हो गया सतही तरंग। तो बॉडी वेव्स कौन है? यानी भूकंप की उत्पत्ति जो देख रहे हैं जो बॉडी से जो हुआ है वो हमारा पी और एस है। तो बॉडी वेव जो है जो हमारे भूकंप स्थल से जो उत्पन्न हुआ है तरंग उसको बोलेंगे बॉडी वेव्स, यानी शारीरिक तरंग। और शारीरिक तरंग में जो हमारे हैं ये हो गए दो प्रकार के, ये हमारे होते हैं दो प्रकार के। ये कौन कौन है? पी और एस। कौन है? पी और एस, जिसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स और इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव। यहां पे हम लिखेंगे प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव्स, और इसे बोलेंगे सेकेंडरी वेव, यानी कि प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग। ये हमारे हैं प्राथमिक तरंग और ये हमारे हैं द्वितीयक तरंग। ठीक है, तो ये आपने देखा कि जो हमारा शारीरिक तरंग है वो दो प्रकार के हैं, एक हमारा हो गया प्राइमरी वेव्स और दूसरा हो गया सेकेंडरी वेव, यानी प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग। अब उसके बाद जो हमारा है ये जो सतही वेव्स है इसको बोलते हैं एल वेव्स। क्या बोलते हैं? एल वेव्स। एल वेव्स इसलिए बोलते हैं कि इस तरंग का एक तो एल से हम लैंड वेव भी बोलते हैं, लेकिन एल इसलिए नाम पड़ा है कि इस तरंग को जो पता लगाया है वो लव नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, इसको लव वेव भी बोला जाता है। तो इसीलिए इसे शॉर्ट में एल वेव्स बोलते हैं। एल वेव्स जो हमारा है वो सतही तरंग है। तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारा तीन तरंगे निकल गया, बॉडी वेव से दो तरंग हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी, और जो सतही तरंग था उससे एक तरंग निकला एल वेव्स। अब ये तीनों तरंगों का अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक तरंग। तो इसे प्राथमिक तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि भूकंप जब हमारे पास जब दो कण आपस में पृथ्वी के अंदर आंतरिक भागों में जब फॉल्ट होता है तो वहां से जो तरंग उत्पत्ति होता है, तो जो तरंग सर्वप्रथम हमारे आकर के
पृथ्वी के भूपरपट्टी पर टकराता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग जो होती है वो अन्य तरंगों की तुलना में सबसे तेज गमन करती है, इसीलिए भी इसको प्राथमिक और सर्वप्रथम पहुंचता है। दूसरी कारण देखेंगे कि जो प्राथमिक तरंग है वो हमारा ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन करता है। ये जो हमारा तरंग है ये हमारे ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यमों में हमारा गमन करता है। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद यह जो तरंग है हमारे ध्वनि तरंग की तरह गमन करता है। क्या करेगा? ध्वनि तरंग की तरह गमन करता है। तो आपने प्राथमिक तरंग में क्या देखा कि प्राथमिक तरंग उसको कहते हैं जो तरंग हमारे अधिक केंद्र पर, एपी सेंटर पर सर्वप्रथम पहुंचता है, उसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। उसके बाद प्राथमिक तरंग जो है अन्य तरंगों की तुलना में इसकी गति सबसे अधिक होती है, यही कारण ये सबसे पहला रिपोर्ट करता है। उसके बाद फिर देखें कि हमारे पास ये जो तरंग प्राथमिक तरंग है ये हमारे ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करेगा। उसके बाद क्या है कि जो प्राथमिक तरंग है वो हमारा ध्वनि तरंग की तरह गमन करेगा। तो ये हमारा जो पॉइंट हो गया ये प्राथमिक तरंग का हो गया। अब हम देखेंगे द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग जो देखेंगे इसके नाम से क्लियर होता है कि जो ये द्वितीय तरंग है ये प्राथमिक तरंग के बाद हमारे पृथ्वी के भूपरपट्टी पर आकर के पहुंचता है और झटका देता है। तो इसके कारण इसे द्वितीय तरंग यानी सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है। लेकिन सेकेंडरी वेव्स का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है कि जो हमारा सेकेंडरी वेव्स है वो सिर्फ ठोस में गमन करता है, द्रव और गैस में गमन नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे कि यह तरंग सिर्फ ठोस में गमन करता है। कहां करता है? ठोस में गमन करता है। अब देखिए ठोस में गमन करता है, यही कारण है कि यह जो तरंग है हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लिखेंगे कि यह तरंग पृथ्वी के आंतरिक संरचना को अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंतरिक संरचना को अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? कैसे निभाता है इसी से मैंने पता लगाया, इसीलिए इस वेव की सहायता से मुझे पता चला कि पृथ्वी के कौन सा भाग में ठोस है और कौन सा भाग में द्रव है। तो ये आपने देखा कौन सा? एक देखा प्राथमिक तरंग और दूसरा देखा द्वितीय तरंग। अब हम देखेंगे जो एक हमारा है सतही तरंग, एयर वेव्स। अगर ये जो एयर वेव्स है तो एयर वेव क्या होता है? जब प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग हमारे पृथ्वी के भूपरपट्टी पर आकर टकराता है तो एक नए प्रकार की एनर्जी जनरेट होता है और उस एनर्जी के जनरेट के बाद जो उसको ट्रांसफर करने के लिए जो तरंग उत्पन्न होता है इसको बोलते हैं एयर वेव्स, यानी कि एयर तरंग। तो ये जो तरंग है ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये जो तरंग हमारा है वो हमारे पृथ्वी के भूपरपट्टी पर चलता है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो वेव है वो परपेंडिकुलर गमन करता है, जबकि जो हमारा एयर वेव्स है ये पैरेलल गमन करता है। तो ये जो हमारा है ये जो तरंग होती है वो सर्वनाशक और विनाशक है। ये हमारा जो है सबसे ज्यादा पूरे पृथ्वी पर जो विनाश करने वाला जो तरंग है वो हमारा एयर तरंग है। तो क्या आपने देखा कि कौन कौन सा तरंग है और कौन सा तरंग कहां गमन कर रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो कुछ इसके फैक्चुअल में देखेंगे कि जो भूकंप के जो हमारा अध्ययन करते हैं, जो भूकंप के अध्ययन करने वाले होते हैं उसको बोला जाता है सिस्मोलॉजिस्ट। जो भूकंप का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट, और जिसमें भूकंप मापा जाता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो हमारा है एक इंस्ट्रूमेंट है और जिस स्केल में भूकंप मापा जाता है वो हमारा 2 स्केल है,
एक हमारा रिएक्टर स्केल है और दूसरा हमारा मार्केली स्केल है। ये जो दोनों स्केल है हमारे वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। रिएक्टर है वो रिएक्टर महोदय के द्वारा खोजा गया था और जो मार्केली है वो मार्केली के द्वारा। तो हम देखेंगे सबसे पहले सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट, तो जो सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं ये हमारे भूकंप के अध्ययन करने वाले को सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी कि भूकंप के अध्ययन करने वाले, भूकंप के अध्ययन करने वाले। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है हमारे छोटे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, भूकंप के अध्ययन करने वाले। उसके बाद हमारे हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ है, इससे भूकंप को मापते हैं। क्या करते हैं? भूकंप को मापते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया सिस्मोग्राफ। उसके बाद जो भूकंप मापा जाता है वो दो स्केलों पर मापते हैं, यानी भूकंप का मापन, भूकंप के मापन दो स्केलों पर किया जाता है, दो स्केलों पर किया जाता है, किया जाता है। वो दो स्केल कौन सा है हम यहाँ पे देखेंगे। एक जो पहला हमारा है उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल, और दूसरा हमारा जो है वो है मार्केली स्केल। दूसरा क्या है? मार्केली। तो जो रिएक्टर स्केल है, जो आप स्केल जो आप अपने यूज इंस्ट्रूमेंट के रूप में करते हैं उसी प्रकार का है। जो हमारा रिएक्टर स्केल है इसका जो रीडिंग होता है वो 0 to 10 होता है, और जो मार्केली स्केल है ये हमारा 1 to 12 होता है। ठीक, तो जो रिएक्टर स्केल है इस पर हम मैग्नीट्यूड को मापते हैं, मैग्नीट्यूड को मापते हैं, और जो मार्केली स्केल है इस पर हम इंटेंसिटी को मापते हैं, इंटेंसिटी को मापते हैं। यानी रिएक्टर स्केल पर क्या मापते हैं, इसका जो रीडिंग स्केल होता है 0 to 10 होता है, और इसको ऊपर मैग्नीट्यूड को मापते हैं, और जो मार्केली स्केल है इसका रीडिंग 1 to 12 होता है, इसके इंटेंसिटी को मापते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके जो मैग्नीट्यूड होता है, एक मैग्नीट्यूड हमेशा वो 10 गुना के बराबर होता है। कितने गुना का? 10 गुना का बराबर होता है। पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो हमारा रिएक्टर स्केल है वो कितने गुना के बराबर होता है। उसमें हमारा पिछले यूपी एग्जाम में पूछा था, उसमें बोला है वो 10 गुना का, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000। तो नहीं, ये जो हमारे होते हैं एक जो एक रीडिंग होगा वो हमारे 10 गुना के बराबर होगा। यानी मैक्सिमम जो हमारा हो सकता है वो कितना हो सकता है? 100 रिएक्टर हो सकता है। यानी 10 रिएक्टर होगा और एक रिएक्टर में 10 गुना को मल्टीपल कर देंगे तो 100 तक हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा भूकंप मैक्सिमम कितने रिएक्टर हो सकते हैं, तो 10 हो सकता है, लेकिन उसकी तीव्रता कितनी होगी, वो एक उसके जितने भी हमारे जो स्केल हैं उससे 10 को गुना कर देंगे तो हमारा तीव्रता निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा भूकंप मापने में दो स्केल प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल। एक लिए अब हम क्या देखेंगे कि भूकंप का इंपैक्ट। तो सबसे पहले आप देखेंगे भूकंप के प्रभाव, भूकंप का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप के प्रभाव, भूकंप के प्रभाव। तो भूकंप के प्रभाव में देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे सबसे पहले ये हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित कर देता है, यानी कि संचार माध्यम को बाधित कर देना, संचार माध्यम को बाधित कर देना, संचार माध्यम को बाधित कर देना। ठीक, उसके बाद नदियों के मार्ग में परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, उसके बाद बाढ़, उसके बाद सुनामी, उसके बाद स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां का निर्माण। ये सारे हमारे इंपैक्ट है।
तो देखेंगे कि संचार माध्यम को बाधित कैसे कर देता है। तो ये जो हमारा है कि ये संचार माध्यम यानी टेलीकम्युनिकेशन कैसे प्रभावित होता है। तो भूकंप के बाद क्या होता है कि हमारे जितने भी संचार के माध्यम है, ठीक है ना, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो या फिर हमारा रोडवेज हो या रेलवेज हो, ये सभी को बाधित करता है। तो हम अगर जो देखेंगे जो हमारा टॉप में जो देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन में जो देखेंगे कि क्या होता है कि जितने भी हमारे टेलीकम्युनिकेशन है ये सभी का संपर्क है हमारा आयन मंडल से, और ये आयन मंडल से जो हमारा है वो हम किसी न किसी टावर से कनेक्ट होते हैं। तो क्या होता है कि हमारे भूकंप आने के बाद हमारे पास क्या होता है कि संचार माध्यम का संपर्क समाप्त हो जाता है, क्योंकि आयन मंडल से मेरा संपर्क टूट जाता है और इससे हमारे सारे कम्युनिकेशन बाधित हो जाते हैं। इसीलिए हाल में क्या किया है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे यंत्र का खोज किया है जो हमारा गूगल लून के रूप में जाना जाता है। वो क्या किया जाएगा कि वो एक गुब्बारे की तरह होगा और जहां पे हमारा भूकंप आएगा उस क्षेत्र में उस गुब्बारे को रूप में लगा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि वहां पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो संचालित होगा। जैसे कि जहां पे मान लीजिए भूकंप आ गया तो क्या होता है कि जो हमारे मान लिया बिल्डिंग है या अन्य चीजें जो बाधित हो जाते हैं, जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति जो फंसे रह जाते हैं, जो कि अगर जो उनके तत्काल में अगर उनकी सुविधाएं दिया जाए तो उनकी जान को बचाया जा सकता है, लेकिन हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाता है और वो लास्ट में दम तोड़ देते हैं। तो अभी वर्तमान में क्या किया गया है कि हमारे गुब्बारे की तरफ जहां पे ये जिस प्रकार की घटनाएं होगी वो लगा देंगे, जिससे हमारा नेट है या जो फोन है वो बाधित नहीं हो पाएगा और हम व्यक्ति से आसानी से क्या करेंगे, हम कम्युनिकेशन को संचालित कर लेंगे और आसानी से उनके संपर्क में आ जाएंगे। तो वर्तमान समय में इसके लिए उपाय किया जा रहा है। और उसके अलावा आप देखते हैं क्या कि हमारे जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उस समय क्या होता है कि बड़े पैमाने पर अगर जो तीव्र भूकंप होती है तो हमारे रोड में दरार आ जाते हैं, जिससे रोड फट जाता है, तो हमारे उससे भी कम्युनिकेशन बाधित होती है। उसके अलावा हमारे तेज भूकंप के कारण रेलवे लाइनों में क्या हो जाती है, उनके रेलवे लाइन टेढ़ हो जाते हैं, उनके लाइन बाधित हो जाते हैं, जिससे भी प्रभावित होता है। उसके बाद जो हमारा एयरवेज है, तो हमारे एयरवेज में क्या होता है, एयरपोर्ट पे मान लिया कि किसी प्रकार का दरार आ जाने से जो रनवे है वो प्रभावित होता है। उसके अलावा हमारे जल संचार माध्यम भी प्रभावित होते हैं, जैसे कि यही जो भूकंप है अगर समुद्र में आता है तो उसको सुनामी कहते हैं। सुनामी क्या होता है, जब भूकंप जो हमारा है अगर वो समुद्र में आएगा तो उसको सुनामी कहेंगे, और वही कंपन जो अर्थ पर आता है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो सुनामी से भी क्या होता है कि जो हमारे जो जल मार्ग है, जो वाटर वेज है, वो प्रभावित हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि देखना है कि बाढ़ से किस प्रकार से बचा है। तो बाढ़ का कारण है नदियों के मार्ग में परिवर्तन, और नदियों के मार्ग में परिवर्तन होता है हमारे भूकंपीय तरंगों के कारण। उसके बाद स्थलाकृतियां का निर्माण। स्थलाकृतियां का निर्माण क्या होता है कि कभी कभी जब हमारा भूकंप बहुत तीव्र होता है तो तीव्र होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से मलबा निकलता है जो एक नए स्थलाकृति का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारा है कि अर्थक्वेक का क्या प्रभाव है। अब हम क्या देखेंगे कि भूकंप क्षेत्र देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे भूकंप का क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व भूकंप का वितरण, और उसके बाद हम देखेंगे अपने भारत में भूकंप का वितरण। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे कि विश्व भूकंप का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड अर्थक्वेक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व भूकंप का वितरण, विश्व भूकंप का वितरण। देखिए हम लोग अभी देखे हैं कि जो भूकंप जो हमारा है वो अधिकतम वहां पे आता है जहां पे दो प्लेटों के बीच में फॉल्ट है, या फिर जहां पे हमारा जो मुर्दार यानी फोल्डेड माउंटेन्स है, जहां पे बलीद पर्वत है, मुर्दार पर्वत है, या जागृत ज्वालामुखी का क्षेत्र है, वहां पे हमारा भूकंप सबसे ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा भूकंप कहां आएगा, पहला हमारा है कि जहां पे मुर्दार पर्वत होगा, मुर्दार पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन होगा। उसके बाद दूसरा जहां पे एक्टिव वोल्केनो होगा,
वोल्केनोज होगा, यानी कि जागृत ज्वालामुखी होगा, जागृत ज्वालामुखी होगा। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे कि जहां पे ट्राई जंक्शन होगा, ट्राई जंक्शन होगा। ट्राई जंक्शन के मतलब कि तीन प्लेटों आपस में इस प्रकार के आके मिला होगा। ट्राई जंक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा जापान है। जापान जो द्वीप है वो तीन प्लेटों के बीच में स्थित है। एक हमारा है पैसिफिक प्लेट, यानी कि सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो हमारा जापान में आता है। क्या देखा हमने कि जो विश्व का भूकंप जो वितरण है वो हमारा मूलदान। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि विश्व में जो भूकंप का वितरण है वो किस किस क्षेत्रों में है। तो जो मुख्य रूप से हमारा जो विश्व का भूकंप देखे जाते हैं, तो जो हमारा मूलदार पर्वत का क्षेत्र है वो फोल्डेड माउंटेन का एरिया है, जो एक्टिव वोल्केनो है जागृत ज्वालामुखी का क्षेत्र है, और ट्राई जंक्शन वाला क्षेत्र है। तो ये सारे के सारे जो हमारे हैं वो भूकंप के प्रमुख क्षेत्र हैं। उसके बाद जब देखा जाए कि हमारे इस प्रकार से जो मैक्सिमम जो भूकंप का क्षेत्र है वो पहला देखेंगे प्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी। तो जो प्रशांत महासागरीय पेटी वाला जो है, जो हमारा रिंग्स ऑफ फायर है, जो हमारा रिंग्स ऑफ फायर, जो प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला है, जो एक्टिव वोल्केनो वाला क्षेत्र है वो है। उसके बाद हमारा देखेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय। तो ये जो हमारा मेजर क्षेत्र जो हमारा है, एक तो हो गया प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, और तीसरा जो हमारा है आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्र, आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्र। तो ये हमारा तीन मेजर विश्व का क्षेत्र है। प्रशांत महासागरीय पेटी में हम देखेंगे कि जो हमारा ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र से लेकर के ये हमारा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में हमारा इंडीज वाला क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका में जो हमारा है वो रॉकी का क्षेत्र हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसमें हमारा जापान वाला क्षेत्र हो जाएगा, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये सारे के सारे जो हमारे हैं ये सारे पूर्ण रूप से भूकंप का क्षेत्र है। इंडोनेशिया में देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं जागृत ज्वालामुखी है तो इंडोनेशिया में है। तो जहां भी जागृत ज्वालामुखी होगा वो वहां पे क्या होगा, हमारा भूकंप का क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में देखेंगे, यानी कि जो प्रशांत महासागरीय पेटी है उसमें दक्षिण अमेरिका का इंडीज, उत्तरी अमेरिका का रॉकीज, उसके बाद पूर्वी प्रशांत में देखेंगे जापान, उससे नीचे आएंगे तो कौन, इंडोनेशिया। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हो गए प्रशांत महासागरीय पेटी में हो गया, जो पूरे के पूरे रिंग्स ऑफ फायर का क्षेत्र होता है, यानी प्रशांत महासागर का जो अग्नि मेखला है, यानी कि जो एक्टिव वोल्केनो जागृत ज्वालामुखी का क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो हमारा है वो हमारे जो अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के जो बीच में है, ये दोनों के जो बीच का क्षेत्र है वो हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। इसमें क्या है कि हमारे भूमध्य सागर में बड़े पैमाने पर हमारे क्या मिलते हैं, वो एक्टिव ज्वालामुखी है, जिसके कारण यहाँ पे भूकंप सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद आंतरिक भागों में देखेंगे तो आंतरिक महाद्वीपीय वाले क्षेत्रों में देखेंगे, जैसे कि अपना भारत में ही ले लिया जाए, जो हिमालय क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है, क्योंकि जो हिमालय हमारा है वो दो प्लेटों से बना हुआ है, इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरा यूरेशियन प्लेट, जिसके कारण यहाँ पे भूकंप सबसे ज्यादा आता है। कि हमारा था विश्व भूकंप का वितरण। अब हम देखेंगे भारत के जो भूकंप क्षेत्र हैं, तो हेडिंग आगे देंगे आप भारत का भूकंप क्षेत्र, कि भारत का भूकंप क्षेत्र कौन कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत का भूकंप क्षेत्र। क्या है, भारत का भूकंप क्षेत्र, भारत का भूकंप क्षेत्र। ये भारत का जो भूकंप क्षेत्र है इसमें हमारे जो मुख्य रूप से कहा जाए कि भारत का भूकंप क्षेत्र को इस 5 जोनों में बांटा गया है। तो लिखेंगे भारत को 5 भूकंप जोनों में बांटा गया है, भूकंप जोन में बांटा गया है। देखिए पहले जो हमारा था वो 4 भूकंप जोन था,
लेकिन अभी वर्तमान में 5 है, लेकिन नंबर 4 ही है, क्योंकि जो हमारा जोन O1 था, जो जोन O1 था वो हमारा दक्कन का प्लेटू वाला क्षेत्र था। कौन था? दक्कन प्लेटू। इसके क्षेत्रों को कैंसिल कर दिया गया। जो लातूर में जो भूकंप आया था वो हमारा समाप्त कर दिया गया है। क्या है? भूकंप जो एक को